यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम स्टडी करने वाले थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस के बारे में, या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं आप। बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चेंज होते हैं विद टाइम। टाइम के साथ साथ अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तब उसको क्या बोला जाता है? तब उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला जाता है। ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप की हो सकती है। So it is a thermodynamical process is a change in the is a change in the parameters of a system with time। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होती है? ये है चेंज इन पैरामीटर। अगर किसी भी सिस्टम के पैरामीटर चेंज होते जा रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होंगे तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाता है। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तब हम बोलेंगे कि उस सिस्टम पर कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है, या उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो चल रही है, और उन प्रोसेसेस को फिर हम स्टडी करेंगे। अब ये कितने टाइप्स की होती है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस जो है वो कितने टाइप की होती है, तो सुनिए। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस। सेकंड, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकंड जो प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ये दो ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के हिसाब से। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं पे मिलते हैं, आइसोथर्मल पे और एडियाबैटिक। नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड वन, जो थर्ड प्रोसेस है वो होगी आइसोफोरिक। आइसोफोरिक प्रोसेसेस। ओके, फोर्थ वन आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेसेस। लास्ट वन इज फिफ्थ वन, साइक्लिक प्रोसेस। जो हीट इंजन वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे वो इसके बेस पे स्टडी करेंगे, साइक्लिक प्रोसेसेस के। देखिए, नाम से पता लग रहा है आइसोथर्मल। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, देखिए एडियाबैटिक वर्ड हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। जिसमें किसका एक्सचेंज नहीं होगा? हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। नेम को सही करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज आइसोफोरिक। आइसोफोरिक का मतलब है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। इसमें क्या कांस्टेंट है? आंसर है टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। ना हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे और ना ही सिस्टम सराउंडिंग में हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा। तो इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा, एडियाबैटिक। थर्ड वन इज आइसोफोरिक। आइसोफोरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा? तो आंसर है वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट while
टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कैन चेंज। इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज आइसोबैरिक। लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जिसमें सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेगा लेकिन फिर से दोबारा से उसके पैरामीटर सेम हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये पिस्टन था, इसके अंदर हमने ये सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए पिस्टन लगा हुआ है, इसमें जो भी गैस है उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पी वी टी था। हमने इसको गर्म किया, हीट एनर्जी दी, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गई, टेम्परेचर में चेंजेस हो गए। फिर दोबारा से इसको ठंडा किया, फिर प्रेशर कम हो गया, फिर वॉल्यूम कम हो गई, फिर टेम्परेचर कम हो गया। तो कभी प्रेशर बढ़ा, कभी प्रेशर कम हुआ, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में दोबारा से प्रेशर पी वी टी हो गए। इसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होंगे लेकिन दोबारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फिर से वही हो जाएंगे जो इनिशियली थे। तो फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बराबर होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। ओके, तो इन प्रोसेसेस को हमें वन बाय वन स्टडी करना है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड साइक्लिक। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस से शुरू करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कौन सी लॉ का यूज करने वाले हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं, सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, वो चेंज होते रहेंगे। अगर वो चेंज होंगे तो वो प्रोसेस चल रही होगी। जब वो पैरामीटर कांस्टेंट हो जाएंगे, चेंज ही नहीं होंगे, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं चल रही है। ओके, so the next we are going to study the first process. First thermodynamical process is isothermal processes. Definition क्या देंगे? The processes in which, यहाँ पर लिखता हूँ, in which temperature remains constant. In which temperature remains constant while pressure and temperature, pressure and volume can change. प्रेशर, इसको पी से लिख देता हूँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये क्या हो सकते हैं? ये चेंज हो सकते हैं। ऐसे ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। एग्जांपल क्या देंगे इसका? आइसोथर्मल का सबसे अच्छा एग्जांपल है मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है? मेल्टिंग हमने स्टडी किया था लास्ट चैप्टर में। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस समय पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर की तो प्रोसेस थी, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल के एग्जांपल क्या लिखोगे आप? मेल्टिंग प्रोसेस एंड बॉइलिंग प्रोसेस, क्योंकि उस प्रोसेस में उसके प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये दोनों इसके एग्जांपल। मेल्टिंग और बॉइलिंग ये दोनों इसके एग्जांपल है आइसोथर्मल प्रोसेस के। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकती है। अब हम इसके बेसिस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं, उससे हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे करवाई जा सकती है। सो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी सिस्टम को जितनी भी एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे dq, वो हीट एनर्जी दो वर्क में खर्च होगी, दो काम करने में खर्च होगी। सबसे पहला उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, दूसरा वर्क डन करने में। तो जो भी एनर्जी हम सप्लाई करने वाले हैं उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और सिस्टम वर्क डन करेगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। ओके, तो हमने तो ये पढ़ा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा,
टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, dq इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, सो इट इज रिटन एज ms dt। तो इंटरनल एनर्जी को हमने लिख दिया ms dt, और dw होता है वर्क डन को हम dw लिख देते हैं। p डॉट dv लिखना है तो p डॉट dv भी लिख सकते हैं, ये हमने स्टडी की है। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, p डॉट dv। जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क डन होगा। ओके, तो इसमें मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है चेंज इन टेम्परेचर आएगा 0। इन आइसोथर्मल प्रोसेस dt इज 0, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सिस्टम का टेम्परेचर पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होंगे, टेम्परेचर में चेंज नहीं होंगे तो dt 0 लिखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर dt की जगह पर 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, dq इज इक्वल टू 0 प्लस vw, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। ये dt की वैल्यू 0 है, तभी तो इंटरनल एनर्जी du भी कैसी आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर हमने dt की वैल्यू को 0 लिख दिया। क्यों लिखा, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, सो चेंज इन टेम्परेचर इज 0। जैसे ही वैल्यू पुट की ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। सो dq इज इक्वल टू dw, ये जो dq है, जो भी हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आ गया, वो dw के बराबर आ गया, वो dw के इक्विवेलेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उससे सिर्फ वर्क डन होगा। हम जो हीट एनर्जी देंगे उससे सिर्फ क्या होगा, उससे सिर्फ वर्क डन होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा, इसके सिंबल्स क्या लिखे जाएंगे, प्लस कहाँ लिखेंगे और माइनस कहाँ लिखेंगे, उसको भी डिस्कस करना है हमें। तो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी गिवन, हीट एनर्जी सप्लाई, हम हीट एनर्जी को सप्लाई करेंगे। तो देखिए अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस को समझ लीजिए, ये पिस्टन इस जगह पर था और इसमें जो भी गैस है वो पार्टिकल्स मूविंग है, उनके कारण पिस्टन इस जगह पर रुका हुआ है, इस पोजीशन पर। ओके, और यहाँ का टेम्परेचर हमने नोट किया, द टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस इस सिस्टम का टेम्परेचर है। थर्मामीटर से हमने इसको चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे बर्नर, बर्नर लगा करके मैंने इसको हीट एनर्जी देना शुरू किया। कंडक्टिंग वॉल्स है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसकी जो वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, और जो पिस्टन है वो फ्री होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, वो अपने आप ऊपर नीचे जा सकता है। तो जैसे ही मैं बर्नर से इसको हीट एनर्जी दूंगा, हीट एनर्जी देने पर क्या होगा, हमने देखा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सपेंशन होना भी शुरू हुआ। ये पिस्टन इस पोजीशन से, यहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ, ये पोजीशन है, अब ये इस पोजीशन पर आ ये पिस्टन, तो एक्सपेंशन होगा। अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा पिस्टन तो एक्सपेंशन होगा, और हमने देखा इसका टेम्परेचर 22 डिग्री से बढ़ करके 23 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो ये तो आइसोथर्मल रहेगी नहीं, टेम्परेचर में चेंज हो गया, 22 से 23 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल ही नहीं सकते फिर तो। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो आंसर है जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा हम बर्नर को बंद कर देंगे। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा हम बर्नर को क्या कर देंगे, बर्नर को बंद कर देंगे, मतलब कि हीट एनर्जी सप्लाई करनी बंद कर देंगे। अब इस सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं मिल रही, अब हम इस सिस्टम को ठंडा होने देंगे। मैंने बोला इसकी जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग वॉल्स, इसकी जो वॉल है वो कैसी वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है। अगर कंडक्टिंग वॉल है तो ये हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा, हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर रहा है, धीरे धीरे फिर से इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 22 हो गया। अब फिर से बर्नर को स्टार्ट करेंगे, फिर से बर्नर को स्टार्ट करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे तो ये पिस्टन थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, तो ये थर्ड पोजीशन तक जा चुका है।
और जैसे ही हमने हीट एनर्जी देनी शुरू की, फिर से इसका टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री सेल्सियस हो गया, 22 से 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से बर्नर को बंद कर देंगे, हीट एनर्जी सप्लाई करनी बंद कर देंगे। अब हम इस सिस्टम को ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर 23 हो चुका है, तो ये धीरे धीरे हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, रेडिएट हीट एनर्जी को लॉस करेगा, तो इसका टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा, फिर से इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखेंगे, हीट एनर्जी को सप्लाई करेंगे, इसका जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी को सप्लाई करना बंद कर देगा, फिर रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर फिर से कितना करना है, 22 डिग्री सेल्सियस करना है, और ऐसा करने के लिए हमने कंडक्टिंग वॉल्स लगा रखी है। तो ये सिस्टम धीरे धीरे हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा। हीट एनर्जी का लॉस होने की वजह से इसका टेम्परेचर जो पहले बढ़ा था, दोबारा से 22 हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी देनी बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर हीट एनर्जी देंगे, फिर थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर इसको ठंडा होने का टाइम देंगे, फिर से ठंडा होगा, फिर से टेम्परेचर 22 हो जाएगा। तो ये कैसी प्रोसेस है, तो आंसर है आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगी, हमें रुकना पड़ेगा बीच बीच में, लगातार हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम लगातार कंटिन्यूसली हीट एनर्जी को सप्लाई करते रहेंगे, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर को क्या रखना है, टेम्परेचर को हमें रखना है कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमें रखना है कांस्टेंट। सो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें ये देखिए कि अगर टेम्परेचर जब पिस्टन यहां पर था तब टेम्परेचर 22 डिग्री था, अब पिस्टन यहां पर पहुंच चुका है, इस पोजीशन पर आ चुका है, थर्ड पोजीशन पर, अभी भी इस सिस्टम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने टेम्परेचर को तो रख दिया कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुई, वॉल्यूम इंक्रीज हुई ना, धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल फास्ट मूविंग हो रहे हैं, तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। और एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम होता जाएगा, इन दोनों में चेंज होगी, ये तो इंक्रीज होगी, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी, और प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो भी हीट एनर्जी सप्लाई की इस बर्नर से हमने जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई की, उससे सिर्फ क्या हुआ, वर्क डन, उससे सिर्फ क्या हुआ, वर्क डन। क्यों वर्क डन हुआ, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम में चेंज हुआ। व्हेन देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम, देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, ये आपको याद रखना है, ये कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए स्लो प्रोसेस। अब देखिए वर्क डन कैसे होगा, dq इज इक्वल टू dw को क्या लिख सकते हैं, p डॉट dv। dv कैसा आएगा, तो आंसर है पॉजिटिव। dv पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। यहां पर इसकी वॉल्यूम थी 20 मीटर क्यूब, पिस्टन यहां से यहां जा चुके हैं, इस पोजीशन पे आ चुके हैं, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन है, तो वॉल्यूम पहले इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी हो चुकी है, अब इसकी वॉल्यूम हो चुकी है 30 मीटर क्यूब। सो फाइनल माइनस इनिशियल 30 माइनस 20, चेंज इन वॉल्यूम dv। dv कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 करेंगे तो प्लस 10 आएगा। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर dw किसके बराबर होगा, p डॉट dv के बराबर होगा, और ये वर्क डन होगा पॉजिटिव, बिकॉज सिस्टम इज डूइंग द वर्क। सिस्टम इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा है, सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस पिस्टन को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, सो सिस्टम इज डूइंग द वर्क, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, देन हीट एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव। जब हम सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं, देन हीट एनर्जी इज टेकन टू बी पॉजिटिव, तब हीट एनर्जी को भी पॉजिटिव दे रहे हैं, और अगर सिस्टम वर्क कर रहे हैं तब भी वर्क डन को पॉजिटिव लिखना है। सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब आइसोथर्मल प्रोसेस को ही देखते हैं, लेकिन अब मैं आपको कंप्रेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। कंप्रेशन,
कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि हम लोग सिस्टम पे वर्क करेंगे, देन वी आर डूइंग द बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। अब देखिए पिस्टन पहले इस पोजीशन पे, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ पर वॉल्यूम है V1, इनिशियल वॉल्यूम इज V1। मैं इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको पुश करूंगा, पुश करके इसको नीचे लेकर के आऊंगा, तो इसमें जो भी गैस है वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो मतलब कंप्रेशन होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कंप्रेशन। लेकिन ये कंप्रेशन मेरे को कैसा करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। अगर मैं पिस्टन को अचानक ऐसा दबा दूंगा तो पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा और इस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हमें टेम्परेचर क्या रखना है, हमें टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो पिस्टन को सडनली कंप्रेस नहीं कर सकते, हम गैस को सडन कंप्रेशन नहीं कर सकते, स्लो कंप्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो कंप्रेशन करते हैं। अब पिस्टन को जैसे ही मैं थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगा के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आता हूँ, तो मान लीजिए पिस्टन इस पोजीशन पे आ जाता है, मान लीजिए, सिर्फ मान लो, तो ये इस पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब जैसे ही मैंने पिस्टन को कंप्रेस किया, कंप्रेस करते ही क्या होगा, तो आंसर है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैं जो इस पे वर्क डन कर रहा हूँ उस वर्क डन से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, उस वर्क डन से इसकी इंटरनल एनर्जी, पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे, कॉलिजन ज्यादा होंगे, तो यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो मैं यहाँ पर कंप्रेशन करूंगा, कंप्रेशन करते ही मैं रुक जाऊंगा। क्यों रुक जाऊंगा, क्योंकि पहले इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस था, मैंने जैसे ही कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करते ही इसका टेम्परेचर 23 हो गया, पार्टिकल फास्ट मूविंग हो गए, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, du, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ गया। देखिए मास तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर गैस के जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, तो मास कांस्टेंट रहेगा। स्पेसिफिक हीट, जो भी गैस है उसकी स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट रहेगी। क्या चेंज होगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज होने का मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। टेम्परेचर के चेंज होने का मतलब है कि इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और हमें ऐसा करना नहीं, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा। तो जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करता हूँ इसका टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही कंप्रेशन करूंगा रुक जाऊंगा, इसको थोड़ा सा जैसे ही दबाऊंगा पिस्टन को, फिर मेरे को रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा, क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर 23 हो चुका है, इसका टेम्परेचर क्या हो चुका है, 23 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब धीरे धीरे ये एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा, क्यों, बिकॉज इट इज एट द हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर 23 हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, तो ये धीरे धीरे हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। अब इसका टेम्परेचर फिर से 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसका टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया 22, फिर से 22 हो गया, तो मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब हम इसको और कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन को धीरे धीरे करते करते यहां तक ले आएंगे। अब इसका जो टेम्परेचर राइज होगा फिर से हमें रुकना पड़ेगा, फिर से हमें रुकना पड़ेगा, इसको और कंप्रेस नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो फिर से कंप्रेशन करते ही इसका टेम्परेचर 23 हो गया, 23 हो गया, फिर रुक जाएंगे। रुक क्यों जाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर देंगे, इसका टेम्परेचर फिर से 22 हो जाएगा, फिर से 22 हो जाएगा, बस कांस्टेंट। तो पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया, थर्ड पोजीशन तक, और यहां पर इसकी वॉल्यूम कितनी हो चुकी है, V2। अब बताइए पहले वॉल्यूम ज्यादा थी या अब ज्यादा है, तो आंसर है पहले वॉल्यूम ज्यादा थी, धीरे धीरे पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम कम हो चुकी है, तो वॉल्यूम कम हो चुकी है। अब इस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं, इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि ये तो जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ। और वर्क डन नेगेटिव आएगा, वर्क डन नेगेटिव क्यों आएगा,
बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। सॉरी, ये नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि पहले वॉल्यूम ज्यादा थी, बाद में वॉल्यूम कम हो गई, तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ। अब एग्जांपल सुनिए, पहले वॉल्यूम थी इसकी 30, जैसे ही मैंने कंप्रेशन किया इसकी वॉल्यूम होगी 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालो कितना आएगा। ये प्रेशर को P लिखेंगे, इसका जितना भी प्रेशर है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज 10, इनिशियल वॉल्यूम इज 30, सो इट विल बी P इंटू -20, तो वर्क डन कितना आएगा? -20P। तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन आ रहा है नेगेटिव। और सिस्टम ने जो हीट एनर्जी लॉस की, वो dq को भी नेगेटिव लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। यहां पर वर्क डन होगा नेगेटिव, ये dw भी नेगेटिव आएगा, और सिस्टम हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है। हमने सिस्टम को ठंडा होने के लिए टाइम दिया था, जैसे ही मैंने कंप्रेशन किया तो मैं रुक गया। क्यों रुक गया था? क्योंकि वो अपनी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, तभी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सिस्टम हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो dq भी नेगेटिव आएगा, दोनों को नेगेटिव लिखना है। अगर दोनों पॉजिटिव लिखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? हमने हीट एनर्जी को सप्लाई किया, तो सिस्टम ने वर्क किया। dw पॉजिटिव है तो सिस्टम ने वर्क किया। तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रहा है हीट एनर्जी देने पर, और इसका मतलब है हम जब सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, सिस्टम को नीचे ला रहे हैं, तो सिस्टम हीट एनर्जी को लॉस करेगा, हीट एनर्जी का लॉस होगा, तो दोनों को नेगेटिव लिखा गया। सो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। और अब मैं आपको साइन कन्वेंशन बताने वाला हूँ। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में काम आएगा कि कहां पर dq को पॉजिटिव लिखना है, कहां पर dw को पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, तो उसको देखते हैं। इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में लिखूंगा, ये सारी प्रोसेसेस के अंदर काम हो रहे हैं। Okay, so I am writing about the sign convention. कि कहां पर पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और कहां पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे। पैरामीटर्स लिखता हूं। The first quantity is heat energy. Heat energy, इसके लिए हम लोग दो सिंबल यूज करेंगे, ये आप नोट कर लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। dq पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव क्यों होगा? पॉजिटिव कब होगा? when heat is supplied to system, when heat is supplied to system, जब हीट सिस्टम को दी जाएगी, जब हम हीट एनर्जी देंगे, सिस्टम को गर्म करेंगे, देन dq इज टेकन टू बी पॉजिटिव। dq नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा when heat is lost by the system, when heat is lost by the system. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए अब। वर्क डन को लिखते हैं। वैसे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब सबको एक साथ लिखना है तो लिख देते हैं। वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव when work is done by the system, when work is done by the system, by the system और on the system दो वर्ड यूज करते हैं। when work is done by system। नेगेटिव कब लेंगे? वर्क डन नेगेटिव कब होगा? when work is done on the system, जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे, जैसा कि कंप्रेशन करते समय करते हैं। थर्ड वन, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज du।
इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब du को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस या सिस्टम इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया MST। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होगी? व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस। इनको नोट कर लीजिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन कि कब dq पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, dw को कब पॉजिटिव लिखा जाता है, कब नेगेटिव लिखा जाता है, और इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी। ओके, अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने इस प्रोसेस में क्या पढ़ा कि हम जो भी हीट एनर्जी देंगे उससे सिर्फ वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली वर्क डन के इक्वल आएगी। अगर मैं 100 जूल की हीट एनर्जी दूंगा तो 100 जूल का वर्क डन होगा। अगर मैं 500 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा तो 500 जूल का वर्क डन होगा, क्योंकि वो हीट एनर्जी टेम्परेचर को चेंज करने में जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसके एग्जांपल क्या बताया मैंने? मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस। उसके अलावा मैंने आपको एक्सपेंशन और कंप्रेशन समझाया, जिसमें टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखा जाता है। उसको स्लोली कंप्रेस करेंगे तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, अगर उसको स्लोली एक्सपेंड करेंगे तब भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सकता है। और कंडक्टिंग वॉल्स की जरूरत पड़ेगी सिस्टम में, ताकि वो हीट एनर्जी को लॉस कर सके या हीट एनर्जी को गेन कर सके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। थैंक यू सो मच।